सर्वोदय नमस्कार। आप लोग कैसे हैं बच्चों? ठीक से रहिएगा। आज आप लोगों का भारत माता जो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित है उसका वीडियो क्लास है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। 29 दिसंबर 1977 में उनका निधन हो गया। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी कवि हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, युगपथ, चिदंबरा इत्यादि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदंबरा पर क्या मिला उन्हें? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यह कविता प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्य से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविकता प्रतीत नहीं होता। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश भारत पहले क्या था और आज क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। वैभवशाली, ज्ञानी, सुसंस्कृत और सभ्य रहा था और बाद में उसकी स्थिति क्या हुई, इस कविता के माध्यम से आपको सुमित्रानंदन पंत बता रहे हैं। ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता की आत्मा गांवों में निवास
निवास करती है? भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? गाँवों में निवास करती है। और उसके बाद और भारत की आत्मा भी इसे कहा गया है। जिनके खेत सदा शस्य श्यामला रहते थे, आज वे दीनहीन तथा उदास अपनी दुर्दशा का रोना क्यों रो रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके लिए उन्हें रोना रोना पड़ रहा है? दिन भर खेतों में काम करने वाले अन्नदाता आखिर दुखी क्यों हैं? यह सवाल उठता है। इन प्रश्नों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस देश के गाँवों में गाँव की संपन्नता, सभ्यता, संस्कृति आदि इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। क्या है गाँव में संपन्नता? हर चीज से संपन्न, किसी चीज की कमी नहीं। सभ्यता, संस्कृति आदि इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है कि ऐसा था। हमारा भारत देश और गांव आज हर दृष्टि में पिछड़ा एवं उदास है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी ऐसी दशा देखकर कवि को लगता है कि गंगा यमुना का जल उन्हीं व्यथितों के अश्रु जल हैं। गंगा यमुना के जल उन्हीं व्यथितों के, व्यथित मीन्स दुखी, दुखियों के जल है। क्या कह रहा है इसमें? खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। खेतों में जो हरियाली छाई हुई है वो किसानों का मेहनत का फल है। धूल भरा मैला सा आंचल, और फिर भी उनकी दीनहीन दशा वैसे ही बनी हुई है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में जो जल बह रहा है वो मानो किसानों के आंसू हों। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, जिसको देखकर मिट्टी की प्रतिमा भी उदास हो जाती हैं, ऐसी स्थिति भारत माता की हो गई है, किसानों की हो गई है, जिसको देखकर हमारी भारत माता अत्यंत दुखी और उदास हैं। उसके बाद कवि का कहना है कि दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। दैन्य मीन्स दीनता, गरीबी, और जड़ित मीन्स जड़वत, चेतनाहीन, चेतना है ही नहीं उनके पास। अपलक, बिना पलक झुकाए एक टक से, नत मतलब झुका हुआ, चितवन मीन्स दृष्टि, चिर मीन्स पुरावा, चिर मीन्स पुराना, स्थाई, विषन्न मीन्स विषादमय, तम मीन्स अंधकार, निरस्तजन मीन्स निहत्थे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है। नग्न मीन्स नंगा, क्षुधित मीन्स भूखा, तल मीन्स नीचे। ये था आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे बिना पलक झुकाए, कवि का कहना है कि किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुण कहानी प्रस्तुत करते हैं, और जमींदारों एवं सूदखोरों साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति
दीन और चेतना शून्य बना दिया है। जमींदारों एवं सूदखोरों, साहूकारों, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों की यह नियत थी कि किसानों की जमीन पर खुद खेती करते थे, करवाते थे, किसानों से मेहनत करवाते थे और जमीन भी उन्हीं के हाथ में होती थी और उसके फसल भी उन्हीं के हाथ में होती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन किसी की और जमींदारी किसी की। ये था किसानों की दीनहीन दशा। लेकिन विवशता, मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सिर झुकाकर, मजबूर होकर सहने को तैयार थे। इतना ही नहीं, वे अपनी आंतरिक पीड़ा, अंदर की जो उनकी पीड़ा थी, वो विवशता अंदर ही अंदर सहन करने को मजबूर थे। बोल नहीं सकते थे। बोलने पर अंग्रेजों का शासन बहुत ज़्यादा कड़ा था, तुरंत एक्शन हो जाता था, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते थे। वे अपने घर में क्रूरता एवं शोषण के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनंग तथा आधा पेट खाकर अपना जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। तो जिस भारत माता की 30 करोड़ संतान भूखी और नंगी रहेगी, तो हम सोच सकते हैं कि वो भारत माता, हमारी भारत माता कैसे खुश रह सकती हैं। सवाल ही नहीं उठता। तात्पर्य यह है कि लोग मूर्ख, असभ्य और अशिक्षित, दीनहीन दशा में जीने के लिए तैयार थे। ग्रामीणों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे हर प्रकार से उपेक्षित मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं नेग्लेक्ट करना, अंग्रेजी में तिरस्कार करना, वो 30 कोटि संतान अनग्नतन, 30 करोड़ संतान उनकी नंगी है, अर्धक्षुधित, आधा पेट खाती है, शोषित है। समाज के लोग उनका शोषण करते हैं। किसी के घर में अगर कोई काम काज हुआ तो उन्हें बुलाकर उनसे काम लेते हैं और काम के बदले में उचित पारिश्रमिक भी नहीं देते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। अशिक्षित, निर्धन और नतमस्तक होकर जीते हैं। तरुतल निवासिनी और पेड़ों के नीचे रहने के लिए विवश रहते हैं। पेड़ों के नीचे गर्मी, वर्षा और जाड़ा में कष्ट सहन करते करते वो ऊब चुके हैं, अर्थात हमेशा रोते रहते हैं। उसके बाद है स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित। स्वर्ण, सोने जैसी
हरियाली, खेतों में जो हरियाली छाई रहती है उसे सोने से उपाधि दी गई है, जिस पर पद तल लुंठित, पैरों से रौंदने का काम करते हैं कौन? जो किसानों का शोषण करते हैं, बड़े बड़े लोग जो जमींदारी अपने हाथों में रखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जो देखकर सब कुछ सहने वाली धरती माता का भी मन कुंठित हो जाता है, अर्थात दुखी हो जाता है, और उनके अधर ओठ कांपने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए खून की नदियां बहा दी थीं, जिनकी संपन्नता तथा यशोगाथा का विशाल इतिहास है, उसी देश के निवासी आपसी संघर्ष के कारण फिरंगी सरकार में अंग्रेजी सरकार के अन्याय जुल्म को सह रही है और कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि वो लाचार है, मजबूर है, बोल नहीं सकती है। ऐसी उनकी स्थिति है मानो शरद पूर्णिमा की चांदनी राहु ग्रसित होने अर्थात ग्रहण लगने पर नष्ट हो जाती है। तात्पर्य यह है कि ग्रहण लगने के बाद अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार देशवासी पराधीनता अंग्रेजों के द्वारा शोषित होने के कारण अपनी उज्जवल गाथा को अज्ञानता रूपी अंधकार में डुबा चुके हैं। तात्पर्य यह है कि उनके ललाट पर चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज त्रितिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। कहा कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से उदास, निराश एवं हताश हैं कौन? हमारे किसान। यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मनः स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिनके मुख की शोभा उपमा चंद्रमा से दी जाती है, किसी के भी मुख की तुलना हम लोग चंद्रमा से करते हैं, या फिर जहाँ गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूढ़तावश पराधीन हैं। अज्ञानता और मूढ़ता, अज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं नहीं, और मूढ़ता, मूर्ख भी हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो मूर्ख तो रहेंगे। अगर वो ज्ञानी होते तो इतना अत्याचार सहन नहीं करते। उनके पास ज्ञान की कमी थी, उनकी दीनहीन दशा थी। आखिरकार पढ़ाई करते तो कैसे करते? वो हमेशा रोते रहते थे। उनकी दशा को देखकर हमारी भारत माता उदास रहती थी। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि स्वार्थ के कारण लोग शोषित, अपमानित, पीड़ित हैं। स्वार्थ के कारण, उनका अपना स्वार्थ। अब बताइए कि जमीन किसी की और जमींदारी किसी की, ये क्या बात हुई? उस पर से भी
को पारिश्रमिक मिलता था, बाकी सब वो अपने पास रखते थे। अब वो भी जो उनको मिलता था पैसा, जब उनके घर शादी विवाह होता था अंग्रेजों के घर, तो मंगवा लेते थे। कोई बीमार पड़ता था तो चंदा करवा के मंगवा लेते थे। अब बताइए कितना शोषण था। हम अपने सामान से भी उसका लाभ नहीं उठा सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी। तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति निराश जरूर होगा। उसके बाद कवि लोगों को गीता में दिए गए उपदेशों का स्मरण कराते हुए भारत माता को बंधन मुक्त कराने की सलाह देता है। उसके बाद आज सफल तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरित जन मन भय भवतम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। उसके बाद कहा कि कवि को आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि गांधी का यह देश, गांधी का यह संदेश अब सफल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा रूपी स्तन का अमृत जैसा दूध पिलाकर, अहिंसा का संदेश देकर लोगों के मन का भय भ्रम दूर कर भारत माता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अतः कवि देशवासियों को अहिंसा रूपी अस्त्र के महत्व को समझाते हुए यह संदेश देना चाहा है कि सभी जगह के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसलिए उनका विकास आवश्यक है जिन पर आर्थिक विकास निर्भर करता है, अर्थात गांवों के विकास पर ध्यान देना अति अनिवार्य है, ऐसा कवि ने कहा। ये था आप लोगों का भारत माता चैप्टर। अब इसका क्वेश्चन आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो कहा कि कविता के आंसर है आपका कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत की आत्मा कहे जाने वाले ग्रामीणों के त्रासदीपूर्ण शोषणपूर्ण जीवन का धुंधला और मटमैला चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी दीनहीन दशा का वर्णन किया है। ये लोग जो धन वैभव शिक्षा संस्कृति आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़े हुए मिट्टी की मूर्ति के अन्यायों को सहन करते हुए मौन हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई हैं? प्रवासिनी मीन्स जैसे बाहर लोग घूमने जाते हैं, वहाँ प्रवास रहने सहने का कोई ठिकाना खोजते, अपना घर मकान नहीं होता है, उस तरह से अपने घर में भी प्रवास का जीवन, कुछ मनमानी नहीं कर सकते हैं। जैसे किराए में लोग रहते हैं, यहाँ ये न करो वो न करो, यही बात है प्रवासिनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, कवि ने कहा कि पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। विदेशी होने के कारण लोगों को अपने शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता था, इसलिए विदेशी सरकार के हर जुल्म को, अन्याय तथा शोषण को चुपचाप सहन करना पड़ता था। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर उनका अधिकार है। वे उसी की मर्जी
से किसी साधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। वो जो चाहेंगे वही इनको करना पड़ेगा, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो कवि ने कहा, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत माता के भारतवासियों के दयनीय, धुंधला, मटमैला तथा विषादमय का मतलब करुणाजनक चित्र प्रस्तुत करता है। कवि को ऐसी जर्जर दशा पर भ्रम हो रहा है। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत और ज्ञानी, वैभवशाली रहा था। आज उसी देश का वासी शोषण की चक्की में पीस रहा है, भरपेट भोजन के लिए तरसता है, निर्धन है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज आपसी फूट के कारण पराधीन, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन तथा दूसरों के ऊपर आधारित हैं। कवि ने भारत माता की पराधीनता की स्थिति का बड़ा ही करुणाजनक चित्र इस कविता में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत माता का हास्य भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? कवि का कहना है कि जिस देश में यशोगान, वेदों का गान किया जाता है, जिसके ज्ञान विज्ञान ने संसार को एक नई दिशा प्रदान की, जिसकी गौरव गाथा से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हुए हैं, अर्थात जिसके अतीत और उज्जवल एवं वैभवशाली थे, आज वही देश परतंत्रता की बेड़ी में अंग्रेजों की शोषण से जकड़ा हुआ है और त्राही त्राही कर रहा है। कवि का कहना है कि इस देश का अतीत चाहे जितना भी गौरवपूर्ण रहा हो, लेकिन वर्तमान को देखते हुए धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। कोई सुधार नहीं हुआ है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरद का चांद राहुग्रसित होने पर पूर्णिमा की अंधेरी रात हो जाती है, उसी प्रकार गौरवशाली अतीत होते हुए भी आपसी फूट के कारण आज हम अंग्रेजों के अधीन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? कवि का कहना है कि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए ही श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त हो जाता है। जो अज्ञानी होता है वही मोहजाल में फंस जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मोहजाल में नहीं फंसेगा। वो अपने ज्ञान का उपयोग करेगा। जो मोहग्रस्त हो जाता है तो मोह क्या कर देता है? विनाश की ओर ले जाता है। अगर लोभ किसी के मन में बस गया तो वो विनाश की ओर ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने
ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं करते। इसलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि का कहना है कि तप संयम की सफलता के विषय में महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा की ओर संकेत करता है और कहता है कि गांधी जी ने अहिंसा रूपी अमृत रस का पान कराकर लोगों के भीतर स्थित भय, आतंक तथा अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। तात्पर्य यह है कि गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष ने देशवासियों में एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि संगठन में वह शक्ति है जो महान से महान शक्तिशाली को नष्ट कर देता है। कवि का मानना है कि गांधी जी के विचार ने लोगों पर ऐसा जादू प्रभाव डाला है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोर मारने लगी, उसके लिए आगे आने लगे और लोग भारत माता की आज़ादी के लिए तन मन से जुट गए। अब है आपका व्याख्या। व्याख्या क्या है? स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। इसका मतलब हुआ, इसको पहले हम लिखेंगे कवि का परिचय कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से ली गई है। कवि कहते हैं कि जिनकी पकी फसल होने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं। पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं, अर्थात वे दूसरों पर आधारित हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। धरती सब कुछ सहती है लेकिन कभी भी कुछ कहती नहीं है, सब कुछ सहती है। उसी तरह सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप उसे सहन कर लेते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार में विरोध नहीं करते। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विवशता को देखकर कवि विषाद से भर जाता है, कवि करुणा से भर जाता है और जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी वैमनस्य के कारण आज राहु ग्रसित तथा ग्रहण लगा हुआ अंधकार में दिखाई देता है। अब है आपका दूसरा ख। व्याख्या है, उसी तरह से आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के अत्याचार
एवं शोषण से लोग उदास और निराश हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की मन स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जिनके मुख की शोभा उपमा चंद्रमा से दी जाती थी या फिर गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूढ़तावश पराधीन हैं, अज्ञानी हैं तो मूर्ख हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे गरीब हैं, शोषित हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं पढ़ाई कर सके, जिसके कारण वे अज्ञान हैं और खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अतः स्वार्थी होने के कारण लोग शोषित, अपमानित और पीड़ित हैं। उन्हें अपने आप की पहचान भी नहीं है। कवि लोगों को गीता में दिए गए उपदेशों का स्मरण कराते हुए भारत माता को बंधन मुक्त करने की सलाह देते हैं। आकाश में जिस तरह वाष्प छाया हुआ रहता है, उसी तरह से उनके जीवन में भी घोर अंधकार फैली हुई है और अज्ञानता बस वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों का भारत माता चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, और साथ साथ याद भी कीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।